कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने खाकी उतारकर अपना रूप बदल लिया और वह डॉक्टर के भेष में आ जाती है। डॉक्टर के भेष में इसलिए क्योंकि सीएफएसएल की टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी एसएसपी को, तो उन्होंने कहा था कि कातिल जो है वो बहुत ही शातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत नहीं छोड़ता, लेकिन एक छोटा सा सबूत है जो उनके हाथे चढ़ा था। काश उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, उसकी डीएनए रिपोर्ट मिल जाए, तो हम देखना चाहते हैं कि वो मैच करती है या नहीं करती है। अब इसके बाद खाकी से डॉक्टर का रूप बनाने के बाद वो घर घर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और दरवाजे खटखटाने के बाद उनको तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कुंवारे थे, ऐसे लोगों की तलाश थी जो ऑटो चालक हो या फिर ड्राइवर हो या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो किराएदार हो, दूर दराज के रहने वाले लोग हो। पुलिस ने लगभग ऐसे 800 लोगों के ब्लड सैंपल लिए और ब्लड सैंपल लेने के बाद उनका मिलान करना शुरू किया। आखिरकार जो कातिल होता है वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां पर घटना हुई थी वहां से जो कत्ल हुआ था, दरअसल वहां से कातिल जो रहता था महज 500 मीटर की दूरी पर रहता था और उस कातिल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 14 साल का समय लग जाता है। अब पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक इस खबर की गूंज फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, लोग बड़े हैरान थे। दरअसल कहानी है आज एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की, कहानी है आज एक ऐसे सीरियल किलर की। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी नेशन के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। दरअसल चंडीगढ़ का ही एक सेक्टर 38 लगता है और सेक्टर 38 का एक टैक्सी स्टैंड की बात कर रहा हूँ। 30 जुलाई 2010 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बूंदाबांदी चल रही थी, इसलिए बूंदाबांदी से बचने के लिए एक लड़की टीन शेड के नीचे खड़ी हुई थी ताकि बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिल जाए। उसकी जो किताबें थी, उसके पास जो सामान है वो भीग न जाए, इसलिए वो उसे बचाना चाह रही थी। इससे पहले कि बारिश बंद होती या अपने घर जाने की कोशिश करती, इसी बीच में पीछे से एक पत्थर बहुत तेजी के साथ उसके सर में लगता है और जैसे ही सर में लगता है वह लड़की जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जो कातिल होता है, जो व्यक्ति होता है जो मौके पर मौजूद था, जिसने पत्थर मारा था, उसने उसको अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद जंगल की तरफ उसको लेकर चला जाता है। जब जंगल की तरफ लेकर जाता है तो उसके बाद उसके तन से एक एक कपड़े को आराम से उतारता है। उतारने के बाद उसके शरीर को बहुत बुरी तरह से नोचना शुरू कर देता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने दांत न गड़ाए हो, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने चोट न पहुंचाई हो। उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम देता है, उसके साथ दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद जब उसका मन भर जाता है, इसी बीच में रात के लगभग 10 बजे उस लड़की का जो फ़ोन था उस पर घंटी बजने लगती है। उस कातिल ने बड़े आराम से उस फ़ोन को उठाया। उठाने के बाद जो बातचीत की तो सामने उस लड़की के पिता बात कर रहे थे। वो पिता बोल रहा था कि बेटा कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी खड़ी है, जाकर देख लो। बस इतना वह बोलता है। इतना बोलने के बाद कातिल वहाँ से घटना को अंजाम देता है और अंजाम देने के बाद घर चला जाता है। लेकिन जो लड़की का पिता था अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल लड़की का ये रोज़ का किस्सा है। लड़की रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए वह अपने घर से सेक्टर 38 जाया करती थी। वहाँ जाने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखती थी और सीखने के बाद रोज़ रात को 9 बजे अपने घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन उस रात थोड़ी बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से लड़की इंतज़ार कर रही थी ताकि जो बारिश जब बंद हो जाएगी तो उसके बाद वो अपने स्कूटर से अपने घर चली जाएगी। अब इसी बीच में जब लड़की नहीं आती है तो उसके पिता इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसके जितने भी दोस्त होते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर में हो या फिर वैसे उसके
स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हो, हर किसी के पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि आज मेरी बेटी नेहा नहीं आई है, क्या तुमने नेहा को देखा है। वो पिता हर घर में जा कर दरवाज़ा खटखटा कर आता है, लेकिन हर घर से बस एक ही आवाज़ आती है कि हमने उसको आखिरी बार कोचिंग से निकलते हुए देखा था। लेकिन जैसे ही फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उसको पता चलता है कि टैक्सी स्टैंड के पास उसकी स्कूटी खड़ी है, जिसका स्कूटी का नंबर CH03Q6070 होता है। स्कूटी को देखकर उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी स्कूटी के पास थोड़ा सा खून लगा हुआ था। अब पिता ने पुलिस का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, दोस्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन लड़की के जो पिता होता है वह जंगल की तरफ जाता है और जाने के बाद अपनी बेटी को लगातार आवाज़ लगा रहा था। आवाज़ लगाते लगाते कि बेटा नेहा तुम कहाँ हो, बार बार आवाज़ लगाने के बाद आखिरकार पिता को अपनी बेटी दिखाई देती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। तुरंत ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा पीजीआई हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां ले जाने के बाद पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मृत हो चुकी है, यानी कि अब ये खत्म हो चुकी है। और जैसे ही यह बात बताई जाती है, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके साथ दरिंदगी की गई है। दरिंदगी के साथ साथ उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। यानी कि पहले उसके सिर में पत्थर मारा गया था, उसके बाद फिर दरिंदगी की गई थी, उसके बाद उसको गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस की रडार पर उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से जब जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिशें कर रही थी और कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने वितेश, सचिन, हितेश, सागर इनको पकड़ा। इनको पकड़ने के बाद इनका नार्को टेस्ट भी करवाया, इनका ब्रेन मैपिंग भी कराया, ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि दोस्त ही कातिल हो। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने शहर के ऐसे गुंडे तत्व थे, ऐसे लोग थे जिन पर शक हो सकता था। 500 लोगों की सूची बनाई जाती है और 500 लोगों की सूची बनाने के बाद सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है, ताकि उस घटना स्थल पर जो CFSL टीम को जो सबूत मिले हैं उससे यह जांच पड़ताल हो सके। लेकिन 500 लोगों के डीएनए सैंपल लेने के बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो मैच नहीं करती और कातिल आराम से बचकर निकल जाता है। अब पुलिस इस मामले को हालांकि चार्जशीट भी लगाती है, लेकिन कोर्ट में जाकर यह मामला मजबूती नहीं पकड़ता, क्योंकि ना तो कोई गवाह थे ना कोई सबूत था। इसलिए पुलिस ने जिस तरह की रिपोर्ट लगाई थी, कोर्ट ने इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कहा कि जांच में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और लगभग 12 साल बीत जाते हैं। यानी कि बात कर रहा हूँ 11 जनवरी साल 2022 की ये बात है। पति और पत्नी, पत्नी का नाम मनदीप कौर होता है, वो अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी। 11 जनवरी 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उन लोगों ने खरीदारी भी कर ली। जब खरीदारी कर लेते हैं, खरीदारी करने के बाद पैसे देने का नंबर आता है तो उसके पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। तब उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब, मैं बस थोड़ी देर में आया, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अपने भतीजे से पैसे लेकर के आता हूँ। बाइक से गए थे, तुरंत भाग के जाता है बाइक लेकर सीधा अपने भतीजे के पास और पैसा लेकर सीधा दुकानदार के पास पहुँचता है। कहता है कि भाई साहब, मैं पैसे लेके आ गया हूँ। लेकिन दुकानदार कहता है कि भाभी जी तो चली गई। भाभी जी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब उसे लगता है कि शायद घर पहुंच गई होगी। घर जाकर देखता है तो पत्नी घर पर थी नहीं। अड़ोस पड़ोस वालों से पूछता है, फिर रिश्तेदारों से पूछता है और जहाँ जहाँ तक कोशिश कर सकता था वहाँ वहाँ तक पहुँचता है, पूछता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। दरअसल मलोना थाना क्षेत्र में अगले ही दिन एक स्नेहा लेक एक जगह है जो एक जंगल एरिया लगता है। 22 जनवरी 2022 को इस महिला यानी कि मनदीप कौर की लाश मिल जाती है नग्न अवस्था में। शरीर पर जगह जगह काटने पीटने के निशान थे। उसके साथ पहले कोई भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई थी
और चोट पहुंचाने के बाद उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाया गया था। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। हालांकि वो तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शायद कातिल को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने इस कुकृत्य को आराम से करता है। कुकृत्य करने के बाद वो वहाँ से बड़े इत्मीनान से निकल जाता है और अगले दिन जब पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो CFSL टीम होती है, CSFL टीम ने जब इसे रीड करना शुरू किया मनदीप कौर के केस को, तो पुलिस को ऐसा लगा जैसे यह केस दोबारा हम पढ़ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें थी। कत्ल करने का वही अंदाज, मारने का वही तरीका, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था। और पुलिस 12 साल पहले गच्चा खा चुकी थी। 500 लोगों का DNA सैंपल लेने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। CFSL टीम ने जो SSP कंवरदीप कौर होती है उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि साहब कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो जैसे उसने पहले साल 2010 में घटनाक्रम को अंजाम दिया था, साल 2022 में घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो ऐसे ही आगे करता रहेगा। इसलिए उसको पकड़ना बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद SSP कंवरदीप कौर जो होते हैं, उन्होंने एक टीम गठित की। टीम में DSP चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास के साथ एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उनसे कहा जाता है कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मुझे कातिल हर हाल में चाहिए। लेकिन पुलिस तो पहले ही कोशिश कर चुकी थी, अब करे तो क्या करे। इसलिए पुलिस ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। 500 लोगों की रिपोर्ट तो उनके पास पहले से ही थी, इसलिए उनके पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस ने फिर से एक कोशिश की कि ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, रेहड़ी, फरी लगाने वाले जो मजदूर तबके लोग होते हैं, किराएदार या कुमारे लड़के, ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया जाता है और घर घर जाते हैं। घर घर जाने के बाद कोशिश कर रहे थे कि सबका ब्लड सैंपल मिल जाए, क्योंकि लेडीज का ब्लड सैंपल इतना मायने नहीं रखता था, सिर्फ मायने रखता था पुरुष का ब्लड सैंपल। इसलिए घर घर जरूर जाते थे, जाकर दरवाज़ा खटखटाया, उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद कि हम एक कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगाने के बाद आपको ब्लड देना है और फिलहाल ज़रूरत भी है। जुलाई 2023 का यह वाकया है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में सब जगह घूमा जाता है और घूमते घूमते सेक्टर 38 का एक झुग्गी नंबर 16 में जब पहुंचते हैं तो वहां एक मोनू कुमार का लड़का था। काफ़ी देर हो जाती है। जब उसके घर वालों से बातचीत कर रहे थे तो जो उसकी माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा टॉयलेट के अंदर है, ठीक है वो आ जाएगा तो कर लेना। लेकिन पुलिस को उसके टॉयलेट से निकलने में कम से कम आधा घंटा तक इंतज़ार करना पड़ा। पुलिस को उस वक्त तो कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वह निकलता है टॉयलेट के अंदर से, क्योंकि वह आवाज़ सुन चुका था, वो मौका पाते ही वहाँ से निकलने की कोई न कोई बहाना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह पुलिस वाले डॉक्टर का भेष बनाकर गए थे। डॉक्टर होते तो शायद एक बार को मान जाते, लेकिन पुलिस वाले थे, उनका मकसद ही जांच करना था। उन्होंने मोनू को बड़े प्यार से पुचका करके बातचीत करने के बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया और ब्लड सैंपल लेने के बाद कहा कि ठीक है, अब तुम आराम से जहां जाना चाहो चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इतराज़ नहीं है। इसके बाद वो चले जाते हैं और अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में ब्लड रिपोर्ट आ जाती है। और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद यह 300 लोगों का ब्लड रिपोर्ट लिया गया था और उसके बाद मिलान किया जाता है तो मोनू कुमार की ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वाले फिर से उसके घर जाते हैं, यानी कि 1 मई 2024 को जब पुलिस वाले अब डॉक्टर के रूप में नहीं थे बल्कि वो पुलिस के रूप में थे। मोनू देखते ही पहचान गया कि ये लोग तो वही है जो डॉक्टर बन के आए थे। उसके बाद मोनू को आवाज़ लगाई जाती है। मोनू आता है और देखते ही एकदम से भौचक्का रह जाता है। मोनू कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए रोटी बना दे, शायद कभी भविष्य में फिर रोटी खाने का अवसर मिल ना पाए, इसलिए रोटी बना दे। माँ रोटी बनाती है। पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका इंतज़ार किया जाता है। अपनी माँ के हाथ से रोटी खाने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि जो घटना स्थल होता है, घटना स्थल से मोनू की घर की दूरी महज 500 मीटर की दूरी थी। यानी कि जिस वक्त उसने घटना को अंजाम दिया था पहले वाले नेहा के साथ, तब वह 20 साल का था। पुलिस को शायद उस वक्त इतना शक नहीं हुआ था। काश उस वक्त भी अगर उसने ब्लड सैंपल ले लिया गया होता
तो वो कातिल पहली बार में ही पकड़ा जाता। ये जो मनदीप कौर की हत्या हुई थी वो कभी हत्या नहीं होती। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसे पता चला कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगता है चंबा। 19 सितंबर 2008 का ये वाकया है। उसने ऐसे ही जैसे यह हत्याकांड को अंजाम दिया था नेहा का और मनदीप कौर का, ठीक वैसा ही उसने एक और घटना को अंजाम दिया था। इसी तर्ज पर दिया था, इसी तरह से उसने उसका रेप किया था, हत्या की थी, लेकिन पुलिस को कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। 18 महीने तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, चलता रहा, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण, गवाह नहीं मिलने के कारण पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने उस हत्यारे, उस कातिल को गिरफ्तार किया, जिस पर पता चला कि चोरी या झपटमारी जैसे चैन छीन लेते हैं या कुंडल नोच लेते हैं, इस तरह के उस पर 7 मुकदमे और थे और एक मुकदमा उसका हिमाचल प्रदेश के चंबा में था। वहां पर आरोप था कि दुष्कर्म करने के बाद उसने हत्या की है। चंडीगढ़ पुलिस का यह दावा है कि मोनू कुमार ही असली कातिल है, उसने ही दोनों कत्ल किए हैं और हमारे पास पर्याप्त सबूत है उसके बारे में। और पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस कातिल के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए और कम से कम इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों महिलाओं के साथ जो इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और यह भी कहा जाता है, यह भी बताया जाता है कि कातिल कितना भी शातिर किस्म का क्यों न हो, यदि पुलिस अपनी पर आ जाए, पुलिस ईमानदारी से जांच करे, तो हर कातिल हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। भले ही वह चाहे जमीन की 7 तह लगाकर अंदर छुप जाए, लेकिन कातिल कभी बच नहीं सकता। और यह भी कहते हैं कि कातिल कोई भी हो, कितना भी शातिर हो, वह कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। यहाँ भी उसने सबूत छोड़ा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे निशान थे शरीर के जिससे ब्लड सैंपल बनाया जा सकता था। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।